हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री अनीश अग्रवाल कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर में आपका स्वागत भी करता हूं। आज हम नया ये चैप्टर नंबर 10 है आईसीआई मॉड्यूल का। चैप्टर का नाम है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। अगर किसी ने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है या कॉस्टिंग में बिल्कुल नया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको चैप्टर समझ में आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा चैप्टर का क्या नाम है? प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो चलिए हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में ऑपरेशन कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। मेजॉरिटी ये चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग को ही कवर करेगा और ऑपरेशन कॉस्टिंग हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या होता है, क्या मॉडिफिकेशन है प्रोसेस का ही, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है ये अपन देखने जा रहे हैं। चलिए सरल शब्दों में अपन बात करते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग का वो मेथड है जो उन इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया जाता है जहां पे मटेरियल अलग अलग प्रोसेस से गुजरकर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने? आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में बताया। ये कॉस्टिंग का मेथड मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करने का वो मेथड है जो उन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जहां पर मटेरियल अलग अलग प्रोसेस से गुजरकर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आता है। देखिए क्या डेफिनेशन दी गई है, इसको समझिए। क्या लिखा हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग की? प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर मटेरियल हैज टू पास थ्रू 2 or more प्रोसेसेस फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो कई प्रोसेस से गुजरता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आता है। चलिए हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे कहां पे इसका इस्तेमाल होता है। पहले एक सिंपल सा हम समझते हैं कि हमने क्या बोला। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग में होता क्या है, किन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? जहां पे मटेरियल गया एक प्रोसेस में मटेरियल डाला, उसका आउटपुट आया, प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 में गया। देखिए प्रोसेस 2 में गया, प्रोसेस 2 में वो और फर्दर प्रोसेस हुआ, उस पर और काम किया गया और प्रोसेस 2 से फिर वो गया प्रोसेस 3 में और फिर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ही मर जाए। अब कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उनकी प्रोसेसिंग अलग अलग हो सकती है। 2 प्रोसेस हो सकते हैं, 3 प्रोसेस हो सकते हैं, 5 प्रोसेस हो सकते हैं। प्रोसेस के नाम हम 1 2 3 A B C या फिर टेक्निकल नाम भी ले सकते हैं। अभी एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल रूप से आपके लिए कुछ एग्जांपल देता हूं जहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है। तो चलिए देखते हैं वो इंडस्ट्रीज जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज किया। इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड। कहां ये भी ध्यान में रखना है आपको कि कौन सा कॉस्टिंग का मेथड या टेक्निक कहां पे इस्तेमाल में आती है। तो कॉस्टिंग का मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग, जो किन इंडस्ट्रीज में यूज में आता है जहां पे मटेरियल अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट में आता है। एक प्रोसेस का आउटपुट, अगले का इनपुट, अगले का आउटपुट, उससे अगले का इनपुट, जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल नहीं जाता है। तो याद रखिए कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें मटेरियल अलग अलग प्रोसेस से गुजरकर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आता है। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, न्यूमरस। इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग की एप्लीकेबिलिटी भी बहुत सारी जगह है। अब कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं? यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक स्टील इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, सोप हो गया, केमिकल हो गया, रबर हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, पेंट्स हो गया, वार्निश हो गया, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जहां पे भी मटेरियल अलग अलग प्रोसेस से गुजरकर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आएगा वहां पे अपन इसका यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपके सामने लाते हैं। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन। वेजिटेबल ऑयल या ईडेबल ऑयल। घर में आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोयाबीन ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमारे को वेजिटेबल सीड्स लेने होते हैं।
ऑयल सीड्स बोलते हैं, वेजिटेबल सीड्स बोलते हैं। देखिए पहला प्रोसेस आपके सामने, पहला स्टेप, ये मटेरियल है एक तरीके से हमारे लिए, ये प्रोसेस नहीं है, ये मटेरियल है जो इनपुट के रूप में जाएगा पहले प्रोसेस में। ऑयल सीड्स कुछ इसमें दिख भी रहा है, मूंगफली हो गया, सोयाबीन दिख रहा है, इसके अंदर सरसों दिख रहा है। तो अलग अलग सीड्स आपके लिए, जो भी जिसका भी आप तेल निकालना चाहते हैं, जिसका भी आपके लिए एडिबल ऑयल आपको चाहिए, तो उसका इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए ग्राउंडनट अपन ने लिया ऑयल निकालने के लिए, तो ग्राउंडनट सीड्स लिया, फिर उसको सबसे पहले प्रोसेस जिसमें ऑयल पे प्रेशर डाला जाता है, और ऑयल पे प्रेशर डाला के अपन उसमें से ऑयल निकालते हैं, इसको क्रशिंग प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? क्रशिंग प्रोसेस या ऑयल प्रेशर प्रोसेस, जिसमें अपन को पीसते हैं। ग्राउंडनट को लिया और पीसते हैं, बड़ी बड़ी आपके लिए मिक्सचर टाइप होते हैं जिनमें ऊपर से प्रेशर डाला जाता है और उनको पीसा जाता है और उसमें से ऑयल अलग हो जाता है और रेजिड्यू जो बच जाता है वो अलग हो जाता है, जिसको ऑयल केक कहते हैं। हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले ग्राउंडनट लिया, उसको क्रश किया, प्रेशर डाला, ऑयल प्रेशर, इसे क्रशिंग प्रोसेस बोलते हैं, और आपके पास रॉ ऑयल निकल कर आया। पर अब ये एडिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। फिर अगला प्रोसेस होता है ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड डिओड्राइजिंग। क्या बोला? ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड डिओड्राइजिंग। हम ऑयल जो आया उसे एक्सट्रैक्ट करके उसमें से डिओड्राइज करते हैं, गंध निकालते हैं, स्मेल को हटाते हैं। ऑयल जब निकल के आता है तो उसमें बहुत तेज स्मेल होती है। ग्राउंडनट ऑयल में ग्राउंडनट की, मस्टर्ड में मस्टर्ड की, और भी आपके लिए सोयाबीन में सोयाबीन की। तो उसे डिओड्राइज किया जाता है, और डिओड्राइज करने के बाद यानी एक्सट्रैक्ट करके डिओड्राइज में से गंध निकालने का, स्मेल निकालने के बाद, पूरी तरह तो नहीं निकलती पर हाँ बिल्कुल इतनी तेज भी नहीं चाहिए कि वो बियरेबल ना हो, इसीलिए उसे डिओड्राइज किया जाता है कुछ केमिकल वगैरह डाल के, या कई बार और भी कोई प्रोसेसेस होते हैं जो कि टेक्निकल हैं, हम उनके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो आपके लिए डिओड्राइज कर लिया। तो फिर जो डिओड्राइज्ड ऑयल था उसको आप करते हैं रिफाइनिंग। देखिए अगला प्रोसेस में रिफाइनिंग। ये ऑयल रिफाइनरी में जाता है, रिफाइनिंग, सिंगल रिफाइन, कई बार डबल रिफाइंड, कई बार ट्रिपल रिफाइंड अपन खाते हैं, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल। आजकल तो मना करते हैं भाई रिफाइंड ऑयल सेहत के लिए सही नहीं होता, पर हाँ नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो ट्रिपल रिफाइंड ऑयल मिलता है आपके लिए, डबल रिफाइंड या ट्रिपल रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं। तो रिफाइन करते हैं और फिर फाइनली हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट एडिबल ऑयल आता है, वेजिटेबल ऑयल या एडिबल ऑयल बोलते हैं। ग्राउंडनट ऑयल मेरे एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ गया। तो देखिए ग्राउंडनट से ग्राउंडनट ऑयल तक पहुंचने के लिए जो सफर उसने तय किया उसमें अलग अलग प्रोसेस थे। पहला प्रोसेस क्रशिंग प्रोसेस, जिसमें प्रेशर डाल के क्रश किया। दूसरा प्रोसेस एक्सट्रैक्शन एंड डिओड्राइजिंग, जिसमें ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके डिओड्राइज किया। और तीसरा प्रोसेस रिफाइनिंग, और फिर फाइनल प्रोडक्ट एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, या हमारे एग्जांपल में ग्राउंडनट ऑयल हमारे सामने आया। तो यहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज में हमने आइडेंटिफाई किया अलग अलग प्रोसेस। सर प्रोसेस क्या होते हैं? एक जैसी एक्टिविटी जहां पे कर रहे हैं वो प्रोसेस है। सिमिलर सेट ऑफ सिमिलर एक्टिविटी इंटर रिलेटेड टुगेदर, वो प्रोसेस है। तो हमारे लिए जब हम सीड्स को, ऑयल सीड्स को क्रश कर रहे हैं, तो क्रश किए जा रहे हैं, एक ही तरीके का हम काम कर रहे हैं उसमें, वो एक प्रोसेस है। अब क्रश करके जो ऑयल निकला, अनफिल्टर्ड एंड अनडिओड्राइज्ड ऑयल, वो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मध्यवर्ती उत्पाद, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सीए इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो ना, तो आप मध्यवर्ती हो, मतलब सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल के बीच वाले। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार नहीं हो जाता, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया। फिर डिओड्राइजिंग करा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगले प्रोसेस में गया, जो आपके लिए ऑयल आया है वो अगले प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन एंड डिओड्राइजिंग में गया। एक्सट्रैक्शन एंड डिओड्राइजिंग में जाने के बाद जो भी ऑयल आया उसको फाइनल अगले प्रोसेस में, वो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, डिओड्राइज्ड होकर आपके लिए जो आपके पास ऑयल आया जिसका ऑर्डर खत्म हो चुका है, जिसमें आपके लिए ऑर्डर नहीं है, उसको आप अगले प्रोसेस में डालेंगे। उस प्रोसेस का नाम क्या है? रिफाइनिंग प्रोसेस।
और रिफाइन करके फिर फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जिसका हमारे लिए ईडेबल ऑयल बोल देंगे, वेजिटेबल ऑयल बोलेंगे, या जिसका आप सीड का ऑयल निकाल रहे हैं ग्राउंडनट ऑयल बोलेंगे, आप मस्टर्ड का निकाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल बोलेंगे, अगर आप सोयाबीन ऑयल बोलेंगे, राइस ब्रान का निकाल रहे हैं तो राइस ब्रान ऑयल बोलेंगे, और फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आएगा। तो जहां पे भी रॉ मटेरियल अलग अलग प्रोसेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आता है, तो वहां पर आपके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है, ताकि हर प्रोसेस की कॉस्ट अलग अलग निकाली जा सके। अभी हम और डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कपड़ा बनाते हैं, कॉटन क्लॉथ। सबसे पहले यार्न लिया, कॉटन लिया, जो बिल्कुल रॉ कॉटन आता है वो लिया, और फिर स्पिनिंग प्रोसेस करके, सबसे पहला प्रोसेस क्या नाम है उसका, स्पिनिंग प्रोसेस। आप कॉटन थ्रेड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कॉटन थ्रेड बना लेंगे। कॉटन लिया, स्पिनिंग प्रोसेस में गए, स्पिनिंग प्रोसेस से आपने कॉटन थ्रेड, स्पिनिंग प्रोसेस जानते हैं ना, स्पिनिंग प्रोसेस कताई बोलते हैं हिंदी के अंदर। क्या हमने कताई करी, गांधी जी देखा था वो चरखा चलाते थे, कताई करते थे, कॉटन से कॉटन का थ्रेड बनाते थे, वो धागा बनाते थे, लपेटते जाते थे, धागा बनता जाता था चरखे पे। तो चरखे से धागा बनता था, कपड़ा नहीं बनता, धागा बनता था। तो कॉटन लिया, स्पिनिंग प्रोसेस में गया, कॉटन थ्रेड आया हमारे लिए, पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब कॉटन थ्रेड को अगले प्रोसेस में डाला। सर अगला प्रोसेस कौन सा, धागा आ गया, तो अब इसकी बुनाई करेंगे, वीविंग प्रोसेस, बुनाई की जाएगी। आपने देखा होगा बुनकर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक होती है, पर पहले के जमाने में बड़ी बड़ी वो मशीनें हुआ करती लकड़ी की, जिसे बुनते थे धागे को एक दूसरे के साथ। तो वीविंग प्रोसेस के बाद रॉ क्लॉथ आता है। अभी कपड़ा ऐसा आता है जो कि आपके लिए निकल तो है, कपड़ा तो बन गया, पर फाइनली मार्केटेबल नहीं होता। अब इस पर डाइंग एंड फिनिशिंग की जाती है, कलर चढ़ाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, जगह जगह से काट के उसे प्रॉपर ऑर्डर में, शेप में लाया जाता है, डाइंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस किया जाता है। और डाइंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस के बाद फाइनल क्लॉथ आता है। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में कॉटन हमारा रॉ मटेरियल है, जो कि स्पिनिंग प्रोसेस में गया, स्पिनिंग से हमारा क्या निकल के आया, थ्रेड, कॉटन थ्रेड, धागा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फिर वीविंग में गया तो रॉ क्लॉथ निकल के आया, ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फिर उसका डाइंग एंड फिनिशिंग किया, डाई किया, उसके ऊपर कलर चढ़ाया, फिनिशिंग किया, तो फिर आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया, क्लॉथ, कपड़ा निकल के आया, मार्केटेबल है, जो जिसको हम मार्केट में बेचेंगे। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी कि प्रोसेस कॉस्टिंग को कहां पे यूज करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग को उन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जहां पे रॉ मटेरियल अलग अलग प्रोसेस से गुजरकर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। सर कितने प्रोसेस से गुजरता है, ये अलग अलग हो सकता है, किसी में 2 में भी काम चल जाए, किसी में 4 प्रोसेस लग जाए, कई बार 5 और 6 और 8 प्रोसेस भी लग सकते हैं। पर नॉर्मली हमारे लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2 से 3 प्रोसेस तक हमारे को नॉर्मली दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे कि बेसिक फीचर क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हमें ध्यान में रखना है। ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से सुनना है, एक एक करके मैं बात करूंगा इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बेसिक फीचर और कैरेक्टरिस्टिक, पहला, ईच प्लांट और फैक्ट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेस। जहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज में आती है वहां पे प्लांट या फैक्ट्री अलग अलग प्रोसेस में डिवाइडेड होता है। प्रोसेस बोलते हैं, डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट सेंटर भी बोल सकते हैं। टेक्निकली हम तीनों नामों से ले सकते हैं, प्रोसेस, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब जहां खर्चा हो रहा है जिन सेंटर्स में, डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। या फिर डिपार्टमेंट्स, आपने नाम तो सुना ही होगा, डिपार्टमेंट, वीविंग डिपार्टमेंट है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, डाइंग डिपार्टमेंट है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है। तो हर जो फैक्ट्री है, प्लांट है, वो नंबर ऑफ प्रोसेस में डिवाइडेड है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कैरिड ऑन कंटिन्यूअसली। प्रोसेस कॉस्टिंग की खासियत यही होती है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चलती है, लगातार चलती है, बाय मीन्स ऑफ वन और मोर प्रोसेस रन सीक्वेंशियली, सिलेक्टिवली और साइमल्टेनियसली। जो प्रोसेस है वो सीक्वेंसली चलते हैं, अलग अलग भी चल सकते हैं और साथ में भी चल सकते हैं, पर चलते सीक्वेंस में, ये पक्की बात है। यानी सबसे पहले आपको धागा ही बनाना पड़ेगा। जैसे कपड़ा बना रहे हैं तो कॉटन लिया तो कॉटन से सबसे पहले धागा बनेगा,
धागे से कपड़ा बनेगा फिर रंग होगा। ऐसे थोड़ी पहले रंग कर लेते हैं फिर धागा बना लेंगे और फिर कपड़ा बना लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस तो रहेगा, पर हाँ ये सारे प्रोसेस एक साथ भी चल सकते हैं, एक एक करके भी चल सकते हैं। एक साथ कैसे भाई, पहले जो धागा बना हुआ है वो अब कपड़े में कन्वर्ट हो रहा है, पहले जो कपड़ा बना हुआ है वो आगे चलकर आगे बढ़कर उसका रंग हो रहा है, और अभी नए कॉटन से अपन धागा भी बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है, साथ में भी चल सकता है। तो सीक्वेंशियली तो चलना ही चलना है, पर ये प्रोसेस होते हैं वो सेलेक्टिवली और साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, द आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस का आउटपुट, एक प्रोसेस से प्राप्त सामग्री या कह सकते हैं मध्यवर्ती उत्पाद, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स, द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट हो जाता है। द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस अनटिल अनलेस वी गेट फाइनल प्रोडक्ट। जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं आता तब तक एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट है। यानी एक प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट अगले प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल है। जैसे अभी देखो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग लिया, कॉटन लिया, रॉ मटेरियल था प्रोसेस वन स्पिनिंग के लिए, उसका धागा निकला स्पिनिंग करके। अब जो धागा है ये स्पिनिंग प्रोसेस का तो फिनिश गुड्स है क्योंकि खत्म स्पिनिंग प्रोसेस में काम करना, पर ये वीविंग प्रोसेस के लिए मटेरियल है। ये वीविंग प्रोसेस में अब इनपुट होगा, इस धागे से बुनकर अब कपड़ा बनाया जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। एक प्रोसेस का आउटपुट अगले का इनपुट होता है जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट हमें ना मिल जाए। नेक्स्ट ध्यान में रखिए, द एंड प्रोडक्ट यूजुअली इज ऑफ लाइक यूनिट नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। जो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है, फाइनल प्रोडक्ट निकल के आते हैं, वो सारे के सारे होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, मतलब उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जो ग्राउंडनट ऑयल निकाला तो कौन सा ग्राउंडनट ऑयल किससे निकला, या ग्राउंडनट ऑयल अलग अलग नहीं होता, एक जैसा निकलता। कपड़ा बना एक जैसा निकलेगा। तो जो भी प्रोसेस में अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं वो होमोजीनियस इन नेचर होता है, एक जैसा होता है, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। जैसे पहली बार जब ग्राउंडनट ऑयल बनाया, दूसरी बार जो बनाया, तीसरी बार बनाया, जितने भी आपके लिए प्रोसेस में आउटपुट आ रहा है ग्राउंडनट ऑयल, हाँ सीड चेंज कर दिया तो रॉ मटेरियल चेंज कर दिया तो वो अलग प्रोसेस हो गया, वो तो अलग चीज हो गई। पर ग्राउंडनट ऑयल बनने जा रहा है तो आप बता नहीं सकते, उनको अलग नहीं कर सकते, वो एक साथ इकट्ठा होकर आ रहा है। धागा बना रहे हैं, धागा आपके लिए बन के कपड़ा बन रहा है, कपड़ा बन के आपके लिए फिनिश होके आ रहा है, तो वो एक जैसा कपड़ा है, आप उसको अंतर नहीं कर पाते। सर मैंने कलर अलग कर दिया तो हाँ वो प्रोसेस अलग हो गया। फिर सर मैं कॉटन की जगह पॉलीमर का कपड़ा बना रहा हूं तो वो प्रोसेस अलग है। कॉटन का बना रहे हैं, एक जैसा बना रहे हैं, होमोजीनियस इन नेचर आते हैं एक प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट निकल के आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेस द आइडेंटिटी ऑफ पर्टिकुलर लॉट ऑफ आउटपुट टू एनी लॉट ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल। आप कई बार प्रोसेस चला रहे हैं तो आप ये नहीं बता सकते, जैसे आपने मान लो 10 बार प्रोसेस चलाया, आपने पहले 100 किलो मूंगफली डाली, तेल निकाल लिया, फाइनल रिफाइन करके, फिर 100 किलो मूंगफली डाली, फिर तेल निकाल लिया, फिर 100 किलो मूंगफली डाली, फिर तेल निकाल लिया। अब उनको आपके लिए अगर किसी आदमी को बुला के बोलो कि बताओ भाई कौन सा वाला तेल कौन सी वाली मूंगफली से निकला, ये है आपके लिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी आउटपुट का लॉट इनपुट के साथ ट्रेस नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन प्रोसेस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। सर क्या बोला ये? देखो जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस होती है प्रोसेस के अंदर, उनकी पर यूनिट कॉस्ट प्रोसेस की एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। सर क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लो कोई प्रोसेस है, उसमें मटेरियल डाला 1 लाख रुपए का, लेबर लगी 1 लाख रुपए की, अदर खर्चे ओवरहेड्स लगे 1 लाख रुपए के, टोटल खर्चा कितने का लगा? 3 लाख रुपए का। आउटपुट आया 10,000 यूनिट, 3 लाख रुपए का खर्चा लगा, आउटपुट आया 10,000 यूनिट। तो एक यूनिट की कॉस्ट एवरेज के बराबर, एवरेज मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट 3 लाख आई, टोटल यूनिट 30,000 है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 30,000, यानी कि आपके लिए कितना हो गया? 30,000 नहीं 10,000 आउटपुट आया, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आ गया? 30 रुपए पर यूनिट आपके लिए कॉस्ट आ गई। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि टोटल कॉस्ट
डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, हमें बराबर ही बांटनी है ना सब पे कॉस्ट, क्योंकि सारी यूनिट एक जैसी है, कोई यूनिट्स में डिफरेंस तो है नहीं। तो एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी होगी तो कुल यूनिट्स पे जो कॉस्ट लगी है, टोटल प्रोसेस की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस से कर दूंगा तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और 7th और लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फीचर्स के अंदर। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में ऑल्सो भी सोल्ड इन प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, मध्यवर्ती उत्पादों को बेचा जा सकता है। जैसे अपन कॉटन से धागा बना रहे हैं, धागे को फिर बुन के कपड़ा बना रहे हैं, कपड़े को डाई और फिनिश करके फाइनल कपड़ा निकाल रहे हैं बेचने वाला। पर हो सकता है कि हमारे धागा भी दिख रहा हो तो धागा भी बेचा जा सकता है, और कई बार ऐसा किया भी जाता है। इसका कारण सिंपल है कि मान लीजिए हम धागा बना रहे हैं और धागा बहुत ज्यादा बना रहे हैं और धागे का रेडी मार्केट है, तो सारा धागा अगले प्रोसेस में जरूरत भी नहीं है कपड़ा बनाने की, तो कुछ धागा मार्केट में बेच सकते हैं और कुछ से आगे कपड़ा बनाकर बेच सकते हैं। मैंने ये तो बोला एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट होगा, पर यह नहीं बोला कि सारा आउटपुट ही इनपुट होगा। जो आउटपुट आया उसमें से कुछ मार्केट में भी बेचा जा सकता है और कुछ अगले प्रोसेस में भेजा जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपके लिए मान लीजिए अनरिफाइंड ऑयल आजकल खाने का चलन बढ़ गया, तो हमने आपके लिए डिओड्राइज किया, उसके बाद अनरिफाइंड ऑयल आया। जरूरी थोड़ी सबको रिफाइंड करो, अनरिफाइंड ऑयल आपके लिए मार्केट बिक रहा है तो उसे भी बेच सकते हो अगर प्रॉफिट है। अनरिफाइंड ऑयल को बेच दिया और कुछ रिफाइन करके बेच दिया, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में ऑल्सो भी सोल्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो ही बिकेगा, नहीं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी बेचा जा सकता है। हर को नहीं बेचा जा सकता, पर हाँ काफी जगह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। और जरूरी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सारे नहीं बेचते, सारे बेच दिया तो वही खत्म होगी कहानी, तो हम वही प्रोडक्ट बना रहे थे, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बेच देते हैं और कुछ अगले प्रोसेस के अंदर मटेरियल के रूप में यूज कर लेते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा करना जरूरी नहीं है, पर ऐसा भी किया जा सकता है। तो 7 मेन पॉइंट हमारे को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस है, एक प्रोसेस का आउटपुट अगले के लिए इनपुट है। प्रोसेस के अंदर जो भी आउटपुट आता है वो होमोजीनियस होता है, नॉट डिस्टिंग्विशेबल होता है। आप आइडेंटिटी ट्रेस नहीं कर सकते आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन नहीं लगा सकते कि ये आउटपुट इस इनपुट से आया है, ऐसा रिलेशन नहीं निकाल सकते। कॉस्ट पर यूनिट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोसेस के बराबर होता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी बेचा जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग? क्यों पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, किस लिए पढ़ रहे हैं, कारण क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ने का? चलिए देखते हैं व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, ऐसे ही प्रोसेस कॉस्टिंग को पढ़ने के पीछे भी कुछ उद्देश्य है। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है, तो एक एक करके अपन बात करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस सेपरेटली। हर प्रोसेस की कॉस्ट अलग अलग निकाल सके। जैसे ऑयल बन रहा है तो हम ये जानना चाहते हैं क्रशिंग प्रोसेस जो कि ऑयल प्रेशर डाल के बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, डिओड्राइज करने की कॉस्ट कितनी लग रही है, रिफाइन करने की कॉस्ट कितनी लग रही है, ताकि हर प्रोसेस की कॉस्ट अलग अलग हमें मालूम चल सके। सेकंड, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड कंट्रोल कॉस्ट। अब हमने हर प्रोसेस की कॉस्ट अलग अलग निकाल ली तो हर प्रोसेस का एक मैनेजर नियुक्त कर देते हैं, एक एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर दिया जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कॉस्ट को कंट्रोल करना। हम पहले से कॉस्ट कितनी लगती है मार्केट रिसर्च करके, हमारे कॉम्पिटिटर से देखकर और सर्वे करके, पास्ट एक्सपीरियंस से कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क लगा देते हैं, स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देते हैं और एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, भैया इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, अननेसेसरी कॉस्ट ना लगे। तो पहला, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हर प्रोसेस की सेपरेटली। दूसरा, एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और तीसरा, टू डिटरमाइन द स्टेज एट विच प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड। हमें यह देखने के लिए भी कि किस स्टेज पे प्रोडक्ट को बेचा जाए, ये देखने के लिए भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। सर ये कैसे? चलो देखते हैं। अपन सिर्फ एक काम करते हैं, हमारे एग्जांपल में 2 प्रोसेस ले लेते हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी।
रॉ मटेरियल डाला 1 लाख रुपए का, उस पे प्रोसेस में जो भी खर्चा है 50,000 रुपए का, 1.5 लाख की कॉस्ट आई प्रोसेस ए के बाद टोटल मटेरियल। ठीक है, ये 1.5 लाख वाला मटेरियल 2 लाख में बिक सकता है। कितने में बिक सकता है? 2 लाख में। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रोसेस ए के अंदर 1 लाख रुपए का अपन ने मटेरियल डाला, प्रोसेस ए के अंदर 50,000 का खर्चा लगा, टोटल कॉस्ट कितनी आई प्रोसेस ए के बाद जो बट आपके लिए आउटपुट आया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया 1.5 लाख रुपए का, ये मार्केट में 2 लाख में बिक रहा है। ठीक है, अब प्रोसेस बी लगा, प्रोसेस बी में 1 लाख का खर्चा और लगा, 1.5 लाख का तो अब तक लग ही चुका था, प्रोसेस बी में 1 लाख का और लगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 2.5 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 2.5 लाख। और हम जो आउटपुट आ रहा है प्रोसेस बी का उसको 2,75,000 में बेच सकते हैं मार्केट में। तो अगर रेवेन्यू के टर्म्स में देखो तो प्रोसेस ए का आउटपुट 2 लाख में बिक रहा है, प्रोसेस बी का आउटपुट 2,75,000 में बिक रहा है, तो हमें कहां पर प्रोडक्ट को बेचना चाहिए? दोनों बिकते हैं, पूरा पूरा बेच सकते हैं। तो देखो सिंपल लॉजिक है, प्रोसेस ए के बाद हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी? 1.5 लाख। कितने बिक रहा है? 2 लाख में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50,000 का। अच्छा, प्रोसेस बी के बाद हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग गई थी? 50,000 की कॉस्ट और लग गए, सॉरी, प्रोसेस बी में हमने 1 लाख की कॉस्ट और लगाई थी, तो हमारे लिए 1.5 लाख प्लस 1 लाख, प्रोसेस बी के बाद टोटल कॉस्ट कितनी लग गई थी? 2.5 लाख। और वो कितने बिक रहा है? 2,75,000। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25,000 का। तो प्रोसेस बी भी चलाऊं और 25,000 ही प्रॉफिट कमाऊं। प्रोसेस ए के बाद जो बिक रहा है उसमें 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? प्रोसेस बी नहीं चलाऊंगा, प्रोसेस ए के बाद ही माल को बेच दूंगा। तो ये डिसाइड करने के लिए कि किस स्टेज पे हमें माल को बेचना चाहिए, हम उसके लिए भी प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपको बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, प्रोसेस ए में अपन ने मटेरियल डाला 1 लाख का, 50,000 की कॉस्ट आई, 1.5 लाख का आउटपुट आया। प्रोसेस बी में अपन ने 1 लाख की कॉस्ट और लगी, 2.5 लाख की कॉस्ट लगी टोटल फाइनल प्रोडक्ट के लिए। प्रोसेस ए का आउटपुट 2 लाख में बिकता है और प्रोसेस बी के बाद जो आउटपुट आता है वो आपके लिए 2,75,000 में बिकता है। हमें तय करना है कि कहां पर अपन माल बेचें। तो बड़ा सिंपल है भाई, 1.5 लाख की कॉस्ट है प्रोसेस ए के बाद, 2 लाख में बेच रहे हैं, प्रॉफिट 50,000 का है। प्रोसेस बी के बाद 2.5 लाख की कॉस्ट है, 2,75,000 में बेच रहे हैं, 25,000 का प्रॉफिट है। तो क्यों प्रोसेस बी चलाएंगे और 25,000 का प्रॉफिट कमाएंगे? प्रोसेस ए के बाद ही माल को बेच देंगे। तो हम तय करने के लिए कि किस स्टेज पे माल को बेचना चाहिए, ये भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है प्रोसेस कॉस्टिंग के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमारे लिए, प्रोसेस की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यानी अकाउंटिंग का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसी लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर मैंने जानबूझ के शॉर्ट रखा है, फिर आगे के लेक्चर्स हम आगे देखते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर का एंड है। थैंक यू।